Hello everyone, welcome back to my YouTube channel EduMentor and Open Learning. My name is Deepika Kosari. In today's video, we are going to discuss about very important topics of research aptitude, research ethics, types of plagiarism and levels of plagiarism with PYQs. अगर आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय YouTube चैनल एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे. Now let us talk about what is research ethics. Research ethics refers to the set of moral principles and guidelines that govern how research is conducted to ensure it is fair, responsible, and respectful to all stakeholders. It involves maintaining integrity and accountability while safeguarding the rights and well-being of participants, society, and the research community. रिसर्च एथिक्स का मतलब ये है कि रिसर्च कैसे की जानी चाहिए ताकि यह सभी स्टेक होल्डर्स के लिए फेयर, रिस्पॉन्सिबल और रेस्पेक्टफुल हो. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को ये जानना पड़ेगा व्हाट इज एग्जैक्टली द एथिक्स इन रिसर्च. सो एक्चुअली एथिक्स इन डूज एंड डोंट. ओके, डूज इन रिसर्च एथिक्स: बी ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट, इन्फॉर्म कंसेंट, integrity, maintain confidentiality, bias free, ensure participant safety, and follow ethical guidelines. And don't in the research ethics: fabrication, plagiarism, falsification, don't force participation. Okay, रिसर्च में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये रिसर्च एथिक्स होती है. अब हम देखेंगे रिसर्च के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं. ओके, अच्छे से हम देखेंगे रिसर्च के अंदर क्या क्या कर सकते हैं. बी ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट. रिपोर्ट योर मेथड्स, फाइंडिंग्स एंड डाटा एक्यूरेटली विदाउट फैब्रिकेशन, फॉल्सिफिकेशन और बायस. इन रिसर्च यू हैव टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट. ये डोज है. ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे इन्फॉर्म कंसेंट. ओके, always explain the purpose, risks and benefits of the research to participants and get their voluntarily agreement to participate. हमेशा पार्टिसिपेंट्स को रिसर्च का पर्पस, रिस्क और बेनिफिट्स क्लियरली समझाकर उनकी वॉलंटरी कंसेंट लेना जरूरी होता है. ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे इंटीग्रिटी. एज ए रिसर्चर आपके अंदर होना चाहिए इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि अगर मैंने कुछ बोला है तो मैं वो करूँगी, मैंने अगर प्रॉमिस किया है ऐसा करूँगी तो करूँगी. वो रिसर्च के अंदर इंटीग्रिटी वेरी इंपॉर्टेंट है रिसर्च के अंदर. ओके, नेक्स्ट आता है मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी. ओके, गोपनीयता बनाए रखना. पार्टिसिपेंट्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन को सेफ रखना और बिना उनकी परमिशन के सारी शेयर नहीं करना चाहिए. ओके, बिना उनकी परमिशन के शेयर कभी नहीं करना चाहिए. ओके, और रिसर्च में क्या होना चाहिए, रिसर्च में हमेशा बायस भी होना चाहिए या ऑब्जेक्टिविटी. ओके, बायस भी को हम ऑब्जेक्टिविटी भी कर सकते. एंश्योर पार्टिसिपेंट सेफ्टी. पार्टिसिपेंट को फिजिकल, इमोशनल या साइकोलॉजिकल हार्म से बचने के लिए सारे प्रिकॉशंस ले. ओके, मतलब खुद का सुरक्षा सुनिश्चित करे. ओके, एंश्योर पार्टिसिपेंट सेफ्टी का मतलब सुरक्षा सुनिश्चित करे. ओके, नेक्स्ट है फॉलो एथिकल गाइडलाइंस. ओके, अपनी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन के एथिकल रूल्स और पॉलिसीज को स्ट्रिक्टली फॉलो करे. ये है डूज इन रिसर्च एथिक्स. ओके, रिसर्च के अंदर क्या करना चाहिए. ओके, नेक्स्ट आता है डोंट्स इन रिसर्च एथिक्स. रिसर्च के अंदर क्या नहीं करना चाहिए. ओके, फर्स्ट हम देखेंगे फैब्रिकेशन. ओके, व्हाट इज फैब्रिकेशन? फैब्रिकेशन इज द act of making up data, results or information and presenting it as real or valid in research academic work. It is a form of academic dishonesty and is considered unethical. Okay. फॉर एग्जाम्पल एक रिसर्चर एक क्लिनिकल ट्रायल कर रहा है ताकि एक नई दवा की इफेक्टिवनेस को टेस्ट कर सके. ट्रायल में 100 पार्टिसिपेंट्स की आवश्यकता है, लेकिन रिसर्चर ने सिर्फ 50 लोगों पर ट्रायल किया.
बाकी 50 लोगों को फैब्रिकेटेड बनाकर जोड़ दिया ताकि स्टडी पूरी देखे। इससे क्या कंक्लूजन निकल कर आएगा? इससे इनकरेक्ट कंक्लूजन निकल सकता है। ओके, ये है फैब्रिकेशन, जो कि रिसर्च के अंदर नहीं करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आता है प्लेजरिज्म। Plagiarism is the act of using someone else's works, ideas, words, or creations without giving them proper credit and presenting it as your own. It is considered unethical and can lead to serious consciousness. फॉर एग्जाम्पल ऑफ प्लेजरिज्म, किसी किताब या वेबसाइट से पैराग्राफ कॉपी करके अपने असाइनमेंट या अपने रिसर्च में डाल देना बिना सोर्स का नाम बताए, ये एक प्लेजरिज्म का एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट आता है फॉल्सिफिकेशन। फॉल्सिफिकेशन इज द एक्ट ऑफ intentionally altering or manipulating research data, results, procedures, or methods to misrepresent the findings. It is a form of academic misconduct that violates ethical research standards and can lead to misleading conclusions. फॉल्सिफिकेशन का मतलब है जानबूझकर रिसर्च डाटा, रिजल्ट, प्रोसेस या मेथड्स को बदलना या गलत तरीके से प्रस्तुत करना ताकि फाइंडिंग्स को गलत तरीके से पेश किया जा सके। यह एक एकेडमिक मिसकंडक्ट है जो एथिकल रिसर्च स्टैंडर्ड्स का उल्लंघन करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक रिसर्चर फर्टिलाइजर के प्रभाव का परीक्षण कर रहा है। अगर पौधे प्लांट्स उम्मीद के अनुसार नहीं बढ़ते तो रिसर्चर हाइट मेजरमेंट्स को बदल देता है ताकि फर्टिलाइजर प्रभावी लगे। ये एक एग्जाम्पल है फॉल्सिफिकेशन का। ओके, नेक्स्ट है डोंट फोर्स पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेंट्स को रिसर्च में पार्टिसिपेट करने के लिए कभी फोर्स नहीं करें। पार्टिसिपेशन हमेशा वॉलंटरली होना चाहिए। ओके, ये एक डोंट फोर्स पार्टिसिपेशन, ये एक डोंट इन रिसर्च एथिक्स में आता है। ओके, नाउ वी आर डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म। ओके, फर्स्ट वन इज डायरेक्ट प्लेजरिज्म, copying someone's work word for word without giving credit. For example, copying a paragraph from a book and adding it to your essays without mentioning the book. वर्ड फॉर वर्ड किसी और का काम कॉपी करना बिना क्रेडिट दिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी किताब का पैराग्राफ उठाकर अपने एसे में डालना और अपने रिसर्च में डालना और उस किताब का नाम भी ना लिखना, ये एक डायरेक्ट प्लेजरिज्म का एग्जाम्पल है। ओके, डायरेक्ट प्लेजरिज्म का मतलब क्या है? डायरेक्ट प्लेजरिज्म का मतलब कंप्लीटली वर्ड टू वर्ड एक पैराग्राफ को अपनी रिसर्च या अपनी रिसर्च में लिखना, भरा देना। ओके, उसको कहते हैं डायरेक्ट प्लेजरिज्म। नेक्स्ट है सेल्फ ऑटो प्लेजरिज्म। ओके, नेक्स्ट क्या है? सेल्फ या ऑटो प्लेजरिज्म। Reusing your own previous work without telling anyone. For example, submitting the same project for 2 different classes without permission. Okay? यहाँ पर क्या होता है कि अपने पुराने काम को दोबारा इस्तेमाल करना बिना किसी को बताए। फॉर एग्जाम्पल, एक ही प्रोजेक्ट को 2 अलग अलग क्लास में सबमिट करना। ओके, नेक्स्ट है मोज़ाइक प्लेजरिज्म, इसे हम पेचोक भी कहते हैं। ओके, टेकिंग phrases from different sources and mixing them without proper citation. For example, picking sentences from multiple websites and combining them to make paragraph but not crediting the websites. Okay, अलग अलग सोर्स से सेंटेंस उठाकर उन्हें मिलाना, अपने रिसर्च में डालना, लेकिन उसे सही क्रेडिट न देना। फॉर एग्जाम्पल, कोई वेबसाइट से लाइन उठाकर एक पैराग्राफ बनाना पर उन वेबसाइट का जिक्र भी ना करना, उसे कहते हैं मोज़ाइक प्लेजरिज्म। ओके, नेक्स्ट है एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म, भूल से सोर्स का नाम न लिखना या साइटेशन सही से न करना। Forgetting to cite a source or not knowing how to do it properly. For example, using someone's idea in your essays in your research but not adding a reference because you did not know it was required. Next है paraphrasing plagiarism,
rewriting someone's work in your own words but not giving credit. For example, reading an article, summarizing it in your own words and not mentioning the article. इसे कहता है paraphrasing plagiarism. Next है verbatim plagiarism. Copying text exactly as it is but failing to use quotation marks or proper citation. For example, copy pasting a definition from Wikipedia and citing in but not marking it as a quote. Okay. Next is global plagiarism. Taking an entire work from someone else and claiming it as your own. For example, downloading an essay online and submitting it as if you wrote it. Okay. Next is source-based plagiarism. Using fake sources or citing incorrect information. For example, referring to a book or journal that does not exist or was not used. गलत सोर्स का इस्तेमाल करना या फेक रेफरेंसेस देना. फॉर एग्जांपल, ऐसी किताब का नाम देना जो एग्जिस्ट ही नहीं करती. ओके, इसे कहते हैं सोर्स बेस्ड प्लेजरिज्म. नेक्स्ट है कोड प्लेजरिज्म. कॉपिंग समवन एल्स कोड इन programming without credit. For example, using a friend's code in a project and not mentioning their contribution. Okay. Next है, ये important है, यहाँ से क्वेश्चन आया है पहले NTA नेट एग्जाम में. complete plagiarism. Complete plagiarism happens when someone takes an entire works such as an essay, article, research paper and presents it as their own without giving credit to the original author. It is one of the most serious forms of plagiarism. For example, copying an entire article from a website and submitting it as your assignment without mentioning the source. Completely, entire work completely. अब हम देखेंगे लेवल्स ऑफ प्लेजरिज्म को. लेवल्स ऑफ प्लेजरिज्म ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है, सो दैट आप लोगों को अच्छे से रीड करके जाना पड़ेगा. लेवल्स 0. लेवल 0 में सिमिलैरिटीज अप टू 10%. इसमें नो पेनल्टी, किसी भी प्रकार का पेनल्टी नहीं लगता है लेवल्स 0 में. ओके. लेवल्स 1 में सिमिलैरिटीज अबव 10% टू 40%. यहाँ पर पेनल्टीज लगता है और क्या क्या पेनल्टीज लगता है ये हम देखेंगे. ओके. नेक्स्ट हम देखते हैं लेवल 2. लेवल 2 में सिमिलरिटीज अबव 40 to 60%. ओके. लेवल 3 में सिमिलरिटीज अबव 60%. ओके. अब हम देखेंगे लेवल्स ऑफ प्लेजरिज्म को अच्छे से. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल, पेनल्टीज इन केस ऑफ प्लेजरिज्म इन सबमिशन ऑफ थीसिस एंड डिसर्टेशन. डिसर्टेशन और थीसिस में जब पेनल्टी लगता है, किस किस तरह का पेनल्टी लगता है, लेवल्स 1 में क्या पेनल्टी लगता है, लेवल्स 2 में क्या पेनल्टी लगता है, ये हम अच्छे से देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोगों को ये भी जानना पड़ेगा ये जो पेनल्टी है ये कौन डिसाइड करता है. ये डिसाइड करता है इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल, IAIP. ओके. ओके. लेवल 1 में, लेवल 0 में सिमिलरिटीज अप टू 10%. माइनर सिमिलरिटीज नो पेनल्टी, सो दैट हम लोगों को पेनल्टीज देना नहीं पड़ेगा. ओके. लेवल 1 में क्या आता है, सिमिलरिटीज अबव 10% टू 40%. Such students shall be asked to submit a revised script within a stipulated time period not exceeding 6 months. ओके. यहाँ पर पेनल्टी लगता है. लेवल 1 में पेनल्टी लगता है जब सिमिलरिटी 10% टू 40% तक होता है. तो अब क्या होता है, अगर आपने 10 to 40% प्लेजरिज्म या फिर साहित्यिक चोरी की है, देन आपको अगले 6 महीने में थीसिस या फिर डिसर्टेशन को फिर से सबमिट करना पड़ेगा. पहला वाला नहीं कर सकते क्योंकि जो पहला वाला कॉपी किया हुआ था, इसलिए आपको फिर से 6 महीने में थीसिस या फिर डिसर्टेशन को आपको सबमिट करना पड़ेगा. ओके. नेक्स्ट, लेवल 2 में सिमिलरिटीज अबव 40% टू 60%. यहाँ पर भी पेनल्टी लगता है थीसिस एंड डिसर्टेशन में.
ये थेसिस एंड डिसर्टेशन का मैं बता रही हूँ. ओके, सच स्टूडेंट सेल्स बी डिवर्टेड फ्रॉम सबमिटिंग ए रिवर्स स्क्रिप्ट फ्रॉम ए पीरियड ऑफ 1 ईयर. ओके, लेवल 1 में होता है 6 मंथ तक फिर से रिवर्स स्क्रिप्ट देना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा. यहाँ पर 1 ईयर तक 1 ईयर स्क्रिप्ट फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर तक स्क्रिप्ट सबमिट करना पड़ेगा फिर से. ओके, नेक्स्ट लेवल 3 सिमिलरिटीज अबव 60%. सच स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर दैट प्रोग्राम शेल बी कैंसल. लेवल 3 60% अबव जब साहित्यिक चोरी करेगा या प्लेजरिज्म करेगा तब क्या होगा, रजिस्ट्रेशन जो पीएचडी का रजिस्ट्रेशन होगा वो कैंसिल कर दिया जाएगा. ओके, ये है पेनाल्टी ऑफ इन केस प्लेजरिज्म इन सबमिशन ऑफ थेसिस एंड डिसर्टेशन. अब हम देखेंगे पेनाल्टीज इन केस ऑफ प्लेजरिज्म इन एकेडमिक एंड रिसर्च पब्लिकेशन. ओके, फर्स्ट लेवल 0 में हम देखेंगे सिमिलरिटीज अप टू 10%, माइनर सिमिलरिटी नो पेनल्टी. डिसर्टेशन एंड थेसिस में भी और रिसर्च पब्लिकेशन में भी लेवल 0 में नो पेनाल्टी, किसी भी प्रकार का पेनल्टी नहीं लगता है. लेकिन लेवल 1 में सिमिलरिटीज अबव 10% टू 40% तक आप जब प्लेजरिज्म करेंगे देन आप लोगों को पेनल्टी देना पड़ेगा. सेल बी आस्क्ड टू विड्रॉ मैन्युस्क्रिप्ट. यहाँ पर क्या कहता है कि सेल बी आस्क्ड टू विड्रॉ मैन्युस्क्रिप्ट. यहाँ पर मैन्युस्क्रिप्ट को विड्रॉ करने के लिए बोलेंगे. ओके, नेक्स्ट है सेल बी डिनाइड ए राइट टू 1 एनुअल इंक्रीमेंट. एनुअल इंक्रीमेंट जो है वो भी कैंसिल हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट सेल नॉट बी अलाउड टू बी ए सुपरवाइजर टू एनी न्यू मास्टर्स एंड फिल पीएचडी स्टूडेंट स्कॉलर फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years. सुपरवाइजर करने के लिए भी अलाउ नहीं करेगा जब आप 40 to 60% प्लेजरिज्म करेंगे तो 2 years तक. ओके, नेक्स्ट है लेवल 3 सिमिलरिटीज अबव 60%. ओके, सेल बी आस्क्ड टू विड्रॉ मैन्युस्क्रिप्ट. यहाँ पर भी सेम ही है. सेल बी डिनाइड ए राइट टू 2 सक्सेसिव एनुअल इंक्रीमेंट. ओके, नेक्स्ट है सेल नॉट बी अलाउड टू बी ए सुपरवाइजर टू एनी न्यू मास्टर्स एम फिल पीएचडी स्टूडेंट स्कॉलर फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years. लेवल 2 में 2 years था और यहाँ पर 3 years है. ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ PYQs को जो कि रिलेटेड है रिसर्च एथिक्स से. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हम रीड करते हैं. ओके, सिमरन while writing a research paper copies a few lines from a source and interlaces them in her paper. Which of the following plagiarism describes Simran's act? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है मोज़ाइक प्लेजरिज्म. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन द एथिकल कंसिडरेशन इन रिसर्च इंक्लूड. इसका जो करेक्ट आंसर होगा एथिकल कंसिडरेशन. ओके, जो कंसिडर करता है रिसर्च. ओके, हम लोगों ने देखा है ना डूज एंड डोंट्स ऑफ रिसर्च एथिक्स. ये हम डूज के बारे में बता रही है. डूज कौन सा हम रिसर्च एथिक्स में कंसिडर करता है. ओके, इसका जो करेक्ट आंसर होगा हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है सो दैट हम लोगों को आंसर पता होगा. इनफॉर्म कंसेंट, अवॉइडिंग प्लेजरिज्म एंड प्रॉपर रेफरेंसिंग, ये है करेक्ट आंसर. इसका जो करेक्ट आंसर होगा आंसर बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्टूडेंट लेवल 2 प्लेजरिज्म व्हाइल सबमिटिंग थीसिस डिसर्टेशन एज पर यूजीसी रेगुलेशन द स्टूडेंट शेल बी. इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि लेवल 2 में जब थीसिस एंड डिसर्टेशन की बात करती है तो डेवर्ट फ्रॉम सबमिटिंग ए रिवाइज स्क्रिप्ट फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year. ओके, यही तक था आज की वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके ये वीडियो. एंड डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल और प्लीज़ बताना आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा. थैंक यू, बाय.